सभी लोगों को ईवीएम पे डाउट है। जब ईवीएम पे डाउट है और मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, तो जब इतना उन्हें कॉन्फिडेंस है कि 400 बार सीटें आई जाएंगी, बहुत लोकप्रिय हैं, तो बैलेट से चुनाव करा दें, पब्लिक ही मांग रही है। हमने यही डिमांड लिखी है नंबर 1 पे। इसका एक आंदोलन भी चल रहा है देश में, बहुत सारे लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, कुछ वकीलों ने और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मिलके उसका आंदोलन छेड़ रखा है। लेकिन ना इलेक्शन कमीशन सोच रहा है, ना सरकार सोच रही है। सुप्रीम कोर्ट में अभी निर्णय उसका आना अभी आएगा, वो भी पेंडिंग है, अभी चल रहा है। तो ये सबसे पहला मुद्दा है। इसमें आप लोग इसका समर्थन करते हैं? मैं आपसे पूछूं तो आप इसका समर्थन करते हैं? अब बाकी लोग पीछे वाले नहीं करते। जो लोग समर्थन करते हैं वो हाथ उठाएं। लगभग 100% उठ गया। अब ये 100% पब्लिक का दस्तावेज है। 100% समर्थन है, 100% समर्थन है, तो ये पब्लिक का हो गया, पब्लिक से पास हो गया। मेरे मन में आया था, गौतम जी से जिक्र हुआ, तो ये हुआ, इनसे हुआ, प्रोफेसर साहब से। तो ये पहला प्रस्ताव पास। दूसरा, किसानों की फसलों का मामला है। उनकी जो लागत होती है वो भी उन्हें नहीं मिलती। तो ऐसे में आदमी कर्जबंद होगा कि नहीं होगा? और कर्जबंद हो जाएगा, बैंक से लोन देते हो, फिर उसकी ज़मीन बेचने पहुंच जाते हो, फिर वो आत्महत्या कर लेता है कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो इसके लिए हमने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून लागू हो और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मूल्य तय हो। ये वादा मोदी जी ने सन 2014 के चुनाव में किया था। और सब ऐसे कोई मीटिंग उन्होंने नहीं की जिसमें उन्होंने जोर जोर से नहीं बोला कि हम जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, 50% प्रॉफिट देके कीमत तय करेंगे और इसे लागू करेंगे। लेकिन थोड़े दिन बाद ये जो फिक्की वाले संगठन हैं, इन्होंने केस डाल दिया सुप्रीम कोर्ट में और मोदी सरकार ने ये एफिडेविट दिया कि ये लागू नहीं हो सकता, एमएसपी कानून लागू नहीं हो सकता, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हो सकती। लेकिन इसके लिए किसानों ने यह मोर्चा खोल के 13 महीने बॉर्डर पे आंदोलन किया। 750 किसान मर गए। तो 750 किसानों की जो मौत हुई, शहादत हुई, वो देश का सवाल है। इसलिए ये जनता का मुद्दा है। ये मुद्दा नंबर 2 है। आप इसका समर्थन करते हैं? करते हैं। तीसरा मुद्दा इसमें गन्ने के भुगतान का है। गन्ने का भुगतान नहीं करते, उसका रेट भी नहीं लिखते। 2 साल से यही हो रहा है। उसके बाद में गन्ना का मांगने जाते हैं तो किसानों को मारते हैं, डंडा लेके पुलिस आ जाती है जैसे इनको भुगतान करना हो। और कोई भी चीज़ दुनिया में और भारत में भी जाते हैं, चीज़ लेंगे, पैसा देंगे। आप जाते हो सड़क पे, टोल टैक्स पहले जमा करना पड़ता है, एडवांस। रेल का टिकट लेते हैं, एडवांस देना पड़ता है। हवाई जहाज़ का टिकट लेते हैं तो एडवांस देना पड़ता है। डॉक्टर पे अपने बच्चे को दिखाने जाएँ, खुद को दिखाने जाएँ, माँ बाप को दिखाने जाएँ, पहले पर्चा कट जाता है। वकील से कंसल्टेंसी का भी पैसा लगता है। दवाई से सामान लेते लेता है कि नहीं? तो फिर किसान ने क्या गुनाह किया? क्या वो देश का नागरिक नहीं है? तो ये सवाल अकेले किसानों का नहीं है, ये हम सबका भी है। इसलिए मैं समझता हूँ जनता का मुद्दा है। आप में से कौन कौन चाहते हैं कि भाई किसानों को गन्ना तुलते ही पेमेंट मिल जाना चाहिए? सब। ये मुद्दा भी जनता का मुद्दा है। चौथा मुद्दा ऐसा है जिसने मुझे इसे लिखने के लिए बाध्य किया, वो है पेंशन। अब जो आदमी पूरी ज़िंदगी नौकरी करेगा, बॉर्डर में ड्यूटी करेगा, कहीं लद्दाख में करेगा, कहीं राजस्थान बीकानेर में करेगा, आप उसको नौकरी रिटायर होने के बाद उसको पेंशन नहीं देंगे। लोग तो अपने पशुओं को भी रखते हैं घर पे, आप उससे पशुओं से ही पत्थर बांधते हैं आदमी को। तो इसमें मैं इनका समर्थन पहले से करता रहा हूँ। इस आंदोलन में मैंने भाग भी लिया और हमने 1 अक्टूबर को रैली की, तभी मैंने बहुत मेहनत की थी। और ये रामलीला मैदान जब से है, तब से लेके आज तक इतनी भीड़ वहाँ कभी नहीं आई। रिकॉर्ड टूट गया। BBC लंदन से खबर आई, यहाँ के यूट्यूबर्स ने लोकतंत्र की लाज रखी। मीडिया वाले, जो नेशनल मीडिया वाले नहीं आए थे। फिर बंधु जी ने उसमें बहुत ही इनका मजाक उड़ाते हुए कहा था कि जो एक कुत्ता नाली में अगर गिर जाए तो उसमें वो लगाते पहुँचाते पिक्चर बनाने, कुत्ता गिर गया, अब निकल रहा है, अब वो टांगे मार रहा है। तो इनको बेशर्मों को कुछ को आई शर्म
और उस पर कुछ लिखा, फिर वो 4 बजे के बाद खबर बनी। तो इतनी बड़ी रैली हुई, कर्मचारियों ने की, 10 लाख कर्मचारी लगभग आया था। तो आपको कोई शर्म नहीं है कि इतने लोग आके आपसे कह रहे हैं, तो आपको इस पर विचार नहीं करना चाहिए? मोदी ने क्या किया? मोदी सरकार ने किया, एक कमेटी बनाई और एक उसको कहा कि एनपीएस को रिव्यू करना है। एनपीएस को ऐसे बनाना जो स्वीकार्य हो जाए, मतलब एक धोखा फिर देना। एनपीएस जो है पेंशन की नीति है ही नहीं। एनपीएस क्या है? मजदूर किसानों से, कर्मचारियों से, ये किसानों के बच्चे ही हैं, उनकी जो सैलरी मिलती है उस सैलरी में से कंपलसरी शेयर मनी निकालनी है और निकाल के वो इनको उद्योगों में दे देनी है। और वो डूब जाए शेयर मनी तो कोई बात ही नहीं, वो डूब जाता था शेयर, सरकार की वो जिम्मेदारी उसकी नहीं है। तो ऐसी जो नीति है उसमें बूढ़ा आदमी क्या लड़ेगा उससे? इसलिए कर्मचारी पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। बंधु जी उसके नेता हैं और मैं इसमें भूमिका अदा करता हूँ, इसलिए मैंने इस मुद्दे को रखा। और डिमांड हमारी ये है कि देश में एक ही पॉलिसी होनी चाहिए पेंशन की, और वो पुरानी पेंशन ठीक है, पेंशन रूल 1972 उसको दोबारा शुरू किया जाए, ये हमारी डिमांड है। और वो सबको हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि इनको मिलेगी इनको नहीं मिलेगी। अभी हमारे देश में क्या हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज ले रहे हैं, हाई कोर्ट के जज ले रहे हैं और लोअर जुडिशरी के जजों को नहीं मिल रहा। सेना को मिल रहा, अर्धसैनिक बलों को नहीं मिल रहा, सिपाहियों को, इनको पुलिस वालों को भी नहीं मिलता, मिलता था IAS वालों को भी नहीं अब तो। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप तो कह रहे थे हिंदुस्तान में संविधान में सब नागरिक बराबर हैं। कहाँ है बराबरी? क्यों नहीं बनाया एक कानून? ये हमारी लड़ाई है। कौन कौन समर्थन करते हैं सबको एक सी पेंशन मिलनी चाहिए? मैं फिर कहता हूँ जनता का मुद्दा है और जनता को होना बच रही है। सभी मुद्दों का सब समर्थन कर रहे हैं और मैंने हज़ारों लोगों से पहले भी बात कर रखी है, इस पर मुद्दे डिस्कस करके बनाए मैं नहीं, सारे मुद्दे ऐसे ही हैं। अगला जो मुद्दा है वो है नौकरियों में खाली पड़े पदों का। 25 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, नए क्रिएट नहीं करने। बहुत सारे इसमें ख़त्म भी कर दिए कि भरे नहीं गए। वो खाली पद नहीं भर रही सरकार। और कारण क्या बता रहे हैं? कारण बता रहे हैं फंड की कमी है। अच्छा, नौकरियों के पद भरने को फंड की कमी है। नया लोकसभा बनाया, कितना विरोध हुआ, फिर भी बनाया। 8,000 करोड़ का कितने का ले आए? वो विमान ले आए। इसमें एक और इशू है जी कि कोई भी वैकेंसी अगर 3 साल तक नहीं भरी जाती तो एबोलिश हो जाती है। हाँ, वो भी कर रखा है। 25 लाख पद अगर 3 साल तक नहीं भरेगा तो वैसे एबोलिश हो ये जाएगा, खत्म हो जाएंगे। दूसरी बात, मोदी जी की पॉलिसी है, अब पहले लोगों को पता है गुजरात मॉडल लाएंगे, गुजरात मॉडल में 24 घंटे बिजली आएगी। ये नहीं बताया कि गुजरात मॉडल में एक चीज़ और भी है। उसमें ये है कि पहले जो भी नौकरी लगेगी पहले कॉन्ट्रैक्ट पर होगी, 4-5 साल कॉन्ट्रैक्ट पर रहेगा, चमचागिरी करेगा तो ठीक है, नहीं तो निकालेंगे, पेट में जाएगा। आप में से कोई आदमी ऐसा आदमी ढूंढ सकता है, जो ऐसा पिताजी ढूंढ सकता है जो ये कहे कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँगा, पूरा खर्चा करूँगा और बाद में ठेके पे नौकरी पे लगाऊँगा? कोई है? आप लगाएंगे? कोई नहीं लगाएगा। तो ये 25 लाख पद स्थायी नियुक्तियाँ इसकी होनी चाहिए, ये हमारी डिमांड है और ये पूरे देश के युवाओं की डिमांड है। इसलिए भी ये इसका हिस्सा बनी है और ये साबित करती है कि घोषणा पत्र जनता का है। अभी हमें 6वां पॉइंट वगैरह जाएंगे। शिक्षा व्यवस्था की बात है, इसमें सबको शिक्षा जो है मिलनी चाहिए और टीचर्स की जो पोस्टिंग है वो घर के पास मिले। तो तमाम BSc ने बाज़ार खोल रखा कि मास्टर की पोस्टिंग पहले 60 किलोमीटर पर कर देंगे, फिर 60,000 रुपये ले लेंगे, पास में कर देंगे। ये चल रहा है। तो ये मुद्दा है। ऐसे ही मुद्दे आगे अग्निपथ योजना का मुद्दा है, तो आप अपने पढ़ लेंगे सारे मुद्दे। और मैं समझता हूँ कि इसमें ऐसे मुद्दे और जुड़ सकते हैं जो आपको लगते हों कि भाई जनता के लिए बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं और वो जनता की एकता को मजबूत करते हैं। ऐसे मुद्दे अगर इसमें कोई गलती से लिख गया हो जो उनकी एकता को तोड़ता है, उसको हटाया जा सकता है। लेकिन मेरी अपील आपसे ये है सभी लोगों से कि आज के बाद, हम इसे जारी करने के बाद देश में कैंपेन चलाएंगे कि अपने मुद्दों पर वोट दो। हम दूसरों के मुद्दों पर वोट क्यों दें? अगर जो लोग हमारा बात मानेंगे तो हमारा सड़कों पर लड़ाई से ज़्यादा काम अभी हो जाएगा। यही कहते हुए कि आप इसको पढ़िएगा, लोगों को पढ़ाइएगा, बताइएगा, अगर हमसे कुछ गलती हुई हो उसे ठीक करवाइएगा। कि हमारा कोई पूर्वाग्रह नहीं है,
मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसा डॉक्टर साहब ने भी कहा कि ये कोई घर में बैठ के लिखी हुई कहानी नहीं है। ये हिंदुस्तान के जनता के जो संघर्ष चलते रहे और जिसमें मैं किसी में प्रत्यक्ष किसी में अप्रत्यक्ष शामिल रहा और अच्छा रीडर रहा मैं, तो उसमें से जो मुझे महसूस हुआ वो मैंने इसमें लिखने की कोशिश की है। कुछ चीज़ें इसमें छूट भी गई हैं जो लिखी जानी चाहिए थी, और ऐसा इसमें कुछ नहीं है जो किसी का अपमान करता हो। सच लिखा गया है और पब्लिक की तरफ से लिखा गया है। मैं अपने समझिए बचपन में प्राइमरी क्लास से लेके और एमए तक जब तक पढ़ा, एक्टिव छात्र रहा, पढ़ने में भी अच्छा रहा। 12वीं में मैंने यूपी टॉप की और छात्र नेता में भी रहा और बढ़िया से हमने संघर्ष में भाग लिया था। फिर हम जो है नौकरी में चले गए, नौकरी में हम कर्मचारी नेता भी रहे, कर्मचारियों की लड़ाई लड़ी। उसके बाद हम रिटायर हो गए 21 में, तो हम किसान थे, किसान जीवन में लौट गए और रिटायर हो गए। उसी दौरान हमें पेंशन आंदोलन में भी भाग लिया। पेंशन आंदोलन में भाग लेते हुए हमारे सामने एक नैतिक सवाल भी खड़ा हुआ कि जब हम जो पैसा लेते हैं पेंशन से, मुझे 70,000 रुपये मिलते हैं, तो मुझे भी पब्लिक फंड से मिल रहा है। तो जो हमारे जूनियर हैं जिन्होंने कुछ दिन बाद ज्वाइन कर लिया और तो कोई अपराध किया नहीं, तो जिन्होंने 2004 से पहले ज्वाइन कर लिया वो पेंशन के हकदार हो गए, जिन्होंने बाद में कर लिया 5 से वो नहीं हकदार हो गए। तो ये सवाल हमारे सबके सामने है, मेरे सामने भी था कि भाई ये सबको मिलनी चाहिए पेंशन। उसी दौरान इनका आंदोलन थोड़ा तेज़ी पकड़ा और जामिया मिलिया में एक प्रोग्राम में मैं शामिल हुआ। बंधु जी ने हमें इसका संरक्षक बनाया, तो फिर हमने इसकी संरक्षक होने का जिम्मेदारी का एहसास किया और उसे निभाया। पीछे जून के महीना में इन्होंने एक यात्रा आयोजित की जो बिहार से शुरू हुई, चंपारण से, और यूपी के कुछ जिलों में होती हुई उत्तराखंड गई, उत्तराखंड से भी इधर घूमती यूपी में मध्य प्रदेश गई और महाराष्ट्र तक गई, फिर दिल्ली में राजघाट पे उसका समापन हुआ। बहुत गर्मी थी, बेहिसाब गर्मी, और मैं, बंधु जी, कमल उसरी जी और बहुत सारे एनपीएस के साथी भाई बहन हमारे उसमें लगे। वो जो ऑफिस में जो मैंने 34 साल पास किए थे, जो उसमें रंग थोड़ा वैसा हो गया था, सॉफ्ट टाइप का, वो सारा फिर से काला हो गया, अभी वैसा ही है। तो दर्द मेरे मन में है। तो हमने देखा कि जो सरकारें हैं, जो हमने जीवन भर जो संघर्ष करते रहे, उन मुद्दों पर चर्चा नहीं करती, जो हम सवाल उठाते रहे उनका जवाब नहीं देती, घोषणा पत्र जारी करते हैं फिर पब्लिक की समस्याएं नहीं रखती। तो फिर पब्लिक क्या है, बस वो जो बोलेंगे सुनता रहे और बाद में अपना बोर्ड लो, इधर उधर ठग ठगा कर चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा। तो हमने मन में बनाया कि ये ऐसे चलेगा नहीं। 18वीं लोकसभा हम अब चुनाव होने वाला है, फिर वही किस्सा है। तो हमने इसका जनता का घोषणा पत्र लिखा, और घोषणा पत्र जब लिखा तो उसकी ये ज़रूरत भी थी कि जो हम पिछले 8-10 सालों में सरकार देख रहे हैं, वर्तमान सरकार जैसे हम कहेंगे, उसके कारनामों का भी आकलन किया जाए। वो हमने किया। तो मैं किसान हूँ, पारिवारिक तौर पर नौकरी में रहा, नौकरी पेशा हूँ, तो नौकरी वालों को भी समस्या पता है। पेंशनधारी हूँ तो पेंशन वाला भी पता है। और अब दोबारा से हम नागरिक बन गए, सीनियर वरिष्ठ नागरिक, तो उसमें मुझे क्या करना है, उसमें मैंने उस फर्ज को अदा करने के लिए ये लिखा है। ये मेरा प्रयास है। इसमें हमने उसका आकलन के साथ साथ ये भी बताया कि भाई ये सरकार क्यों रिजेक्ट कर देनी चाहिए। सरकार रिजेक्ट के लायक है क्योंकि झूठ बोलती है, झूठे वादे करती हैं, लोगों पर बेइंतहा जुल्म करती है और उसका कोई सफाई देना नहीं चाहती। किसानों का आंदोलन हुआ, 3 कानून ले आए, कृषि कानून, किसी से जिक्र नहीं किया, कोई यूनियन नहीं बुलाई और वो घोषित कर दिया, अध्यादेश निकाल दिया पहले, फिर उसका कानून बना दिया। और जब किसानों ने विरोध किया तो 13 महीने वो बॉर्डर पर बैठे रहे, उनको दिल्ली में नहीं आने दिया। सड़कों पे कीड़े ठोक दी, सड़कों को खोद दिया, वहाँ पुलिस लगा दी। ये क्या मतलब, किसान कोई मतलब कोई अपराधी हैं, कोई दिल्ली नहीं आ सकते। हो हमारे दोस्त हैं अजयवीर यादव, उनकी छोटी सी बच्ची ने, छठी बटी में पढ़ती होगी मेरे ख्याल, उन्होंने एक वीडियो जारी किया कि मोदी जी आपकी बात हमें अच्छी नहीं लगी कि आप सब किसानों के पैदा हुआ सब्जी
और रोटी, दाल, अनाज सब तो आ रहा है दिल्ली में, और किसान नहीं आ सकते। तो इतने बच्चे ने सवाल किया और उन्होंने लिखा कि मोदी जी आपकी बात ठीक नहीं है। तो हमने उनका जिक्र किया इसमें कि ऐसी सरकार जो देश के अपने नागरिकों की बात सुनना तो दूर, उनको एक शहर में भी नहीं घुसने दे रही जो देश की राजधानी है। इसलिए हमने इसको लिखा है और वो बातें इसमें लिखी हैं जो जनता महसूस करती है, जनता उसे चाहती है। इसलिए मैंने इसका नाम जो है जनता का राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक घोषणा पत्र कहा। इसमें ऐसी कुछ बातें हैं जिसको केवल जनता ही कह सकती है, और मैंने तो उसे लिपिबद्ध किया केवल, लेकिन मैं ये बात चर्चा में सुनता रहता हूँ, वही बातें इसमें हैं। इन बातों को कोई भी कारपोरेट की पार्टी, इलेक्टोरल बॉन्ड से चलने वाली पार्टियाँ वो नहीं कह सकेंगी। इसलिए ये जनता का घोषणा पत्र है और हम चाहेंगे कि देश में कैंपेन चलाएं और लोगों से कहें कि जिसमें आपकी बात नहीं है आप ऐसे घोषणा पत्रों को खारिज करो, जनता के घोषणा पत्र के समर्थन में वोट दो, जात बिरादरी और संप्रदाय से कुछ ना मिलेगा। तो हमने इसमें सभी वर्गों को शामिल किया है, जो नौकरी वाले हैं, खेती वाले हैं, खेतिहर मजदूर हैं, बेरोजगार युवा हैं, छात्र हैं, सभी का अध्ययन करके एक घोषणा पत्र मैंने बनाया है, आपके हाथ में है, पढ़िए इसको। इसमें जो 25 मुद्दे हमने लिखे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो शुरू में हैं, और पेज नंबर आप देख सकते हैं 18 पे ये प्रमुख मुद्दे लिखे हमने। सबसे पहला मुद्दा इसमें निष्पक्ष चुनाव का है। लोग पूरा मुझे कोई भी आदमी नहीं मिला पिछले 5-7 महीना में जो ये नहीं कह रहा विधानसभा चुनाव के बाद